देखो आज इस समय जो है सोशल मीडिया पर काफी लोग हैं जो इस प्रकार से चर्चाएं कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ दिया है यूजीसी को लेकर के। तो उसके बारे में हमारे बच्चों का विशेष जानना था, तो मैं सोचा कि अपने बच्चों को कुछ बताऊं उस बच्चों के, क्योंकि जब तक आपके पास सही से जानकारी नहीं होगी तब तक आप क्या सही है क्या गलत है उसका तर्क नहीं निकाल पाओगे। सत्यता जब ही मिलेगी जब आप पढ़ोगे, जस्टिफाई करोगे कौन चीजें सही हैं कौन गलत हैं, इस चीजों को देखोगे तभी निर्णय लोगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि हम एक शिक्षक होने के नाते आप सब विद्यार्थियों को जागरूक भी करेंगे और सभी को बताएंगे भी क्या इस समय होम छड़ी है। कई लोगों को 90% ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर जिनको कोई पता नहीं है कि ये यूजीसी है क्या, और उसमें लगे पड़े हैं, मार अपना लगाए, कोई अपना तर्क क्या दे रहा है कोई क्या दे रहा है, ये सब लगाए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप जो है हम आपको दिखाएंगे यूजीसी के बारे में। यूजीसी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अच्छा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं हम, या इसको हम बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो इसकी जो है स्थापना होती है सबसे पहले जब पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद जी, उसके समय कहा गया कि एक ऐसा आयोग का गठन किया जाए जो क्या करे कि जो उच्च शिक्षा होगी, उच्च शिक्षा को समन्वित करने के लिए, उसके रख रखाव के लिए एक आयोग बनाया जाए। उसके तहत पहली बार जो है 28 दिसंबर और 1953 को एक कमेटी के तहत इसको लाया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप इसे 1956 ईस्वी में दिया जाता है। ठीक है, हमने बताया एक तो डेट है 1953 जब कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद भारत में पहले जो थे शिक्षा मंत्री के रूप में आते हैं, उनके समय की बात है, लेकिन इसका आयोग 1956 में बनाया जाता है। क्या होता है? 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक जो है कमेटी के रूप में बनाकर नियम कानून और मसौदे के तहत संवैधानिक रूप दिया जाता है। क्या होता है? संवैधानिक, इसमें जो है संवैधानिक रूप दिया जाता है। तो संवैधानिक रूप कब मिला? 1956 में। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि समाज में समता मूलक स्थापना करना। जो हमारा, आपने सभी ने सुना होगा कि उसकी मूल विचारधारा इस आयोग की जो आती है, उससे पहले हम थोड़ा सा जाएंगे कि जब हम संविधान पढ़ते हैं और उसमें आर्टिकल 14 से 18 पढ़ते हैं, 14 से 18 अनुच्छेद जो आपके होते हैं ना, अनुच्छेद 14 से 18 कहते हैं समता का अधिकार, अर्थात समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार के अंतर्गत 14, 15, 16, 17 और 18 ये आपके आर्टिकल आते हैं, जिसमें आपका 14 में कहा गया है कि समता स्थापित करने का प्रयास राज्य करेगा। समता की विचारधारा क्या है? सभी के लिए। इसमें कहा जाता है कि सभी के लिए अवसर की समानता, यानी कि अवसर सभी को समान दिए जाएंगे। साथ में आर्टिकल 15 कहता है कि आपका जो है यानी कि जाति, लिंग भेद और ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब चीजें जो है आपके किसी के आधार पर किसी को अलग नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 आपका 15 कहता है। ठीक है, लिंग, जाति, मूल, है ना, जैसे कभी होता है, पहले क्या होता, भारतीय मूल के लोग या विदेशी मूल के कोई भी लोग है यहाँ का नागरिक, उसके साथ अलग भेदभाव होता था, छुआछूत हो जाता था। तो इन सबको खत्म करने की बात आर्टिकल 15 कहते हैं। 16 कहता है अवसर की समानता, यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी होगी या सरकारी कोई दफ्तर होगा, उन सब में सभी लोगों को समान अधिकार है रोजगार प्राप्त करने का, कार्य करने का, और सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाए। अच्छा, आर्टिकल 17 भी आपका कहता है, ठीक है, और उपाधियों का अंत भी करता है, मतलब कोई विशेष उपाधि नहीं होगी इसका भी। तो ये सभी लोग जानते हैं कि समता की बात करता है आपका। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो बात करेंगे यही
इसी विचारधारा को लाने के उद्देश्य से था ये हमारा जो संवैधानिक रूप 1956 में दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कहा जाता है कि आप क्या करिए कि उच्च शिक्षा में समानता स्थापित करने के लिए आप कार्य करिए। उनमें जो आपके किए गए कार्य हैं, जैसे कि उसमें किसी प्रकार की शिक्षा में विविधताएं ना हो, ऊंच नीच ना हो, छुआछूत का जो मसौदा उस समय बहुत हावी था वो खत्म किया जाए। तो धीरे धीरे ये काम करता है और इसके बाद आपका लास्ट जो रिपोर्ट आपकी है, जो रिपोर्ट यूजीसी की रहती है 2012 की। अच्छा 2012 की, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे 2012 बनाम 2026 बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। ये आपकी यूजीसी रिपोर्ट आपकी रहती है, ठीक है। यूजीसी रिपोर्ट आपकी देखी गई, यूजीसी रिपोर्ट आपकी है जो 2012 और 2016। यहीं से तुलना आपको करना है कि आपकी सबसे पहले आपको एक हम बता दें आपको कि सबसे पहले जो ट्रेंड कर रहे हैं, कई लोग बीजेपी पार्टी को गालियां दे रहे हैं या कुछ लोग उसका पक्षपात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रहे हैं, तो कुछ लोग हो सकता है कि हमारे योगी जी को भी गालियां दे रहे हैं, कुछ लोग योगी जी को अच्छा बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ठीक है, तो उन्हें गालियां दे रहे हैं। तो इसका तात्पर्य किसी को गाली देने का मतलब नहीं है, क्योंकि जो यूजीसी 2026 की गाइडलाइंस है ये किसी पार्टी ने नहीं लाई है, कोई भी सरकार इसको लेके नहीं आई। सबसे पहले ये जान लो, ना बीजेपी लाए ना विपक्ष लाया, ध्यान रखना। ये लाया कौन है? तो ये आपका लाने का कार्य किया है एक स्वतंत्र निकाय है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये लेके आता है। और ये क्यों लाया है इसका कारण आपको बताते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसके पहले हम थोड़ा सा जाएंगे कि जो 2012 में था, 2012 में ये जो कुछ चीजें थी कि इसने एक रिपोर्ट लागू की रखी थी कि उच्च विद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटियां होती हैं, वहां पर जो है समता को स्थापित करने के लिए एससी और एसटी और ओबीसी के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए कि उनकी कोई शिकायत है उन पर कार्य करो, उनको समझाओ, इसके लिए कमेटी बनती थी और वो काम होती थी। लेकिन उस कमेटी ने जो है सही से कार्य नहीं किया होगा। उस कमेटी का क्या रहा, उसने सही से काम नहीं किया, इसलिए वहीं पर देखो एक बात आता है, हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की एक आपकी उसी समय की याचिका दायर की गई, क्योंकि 2012 था, उसके बाद जो है काम किया तो सुप्रीम कोर्ट में दो लोग इसमें जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में क्या करते हैं, याचिका दायर करते हैं। एक बोला जाता है इंदिरा जी के द्वारा जाता है, इंदिरा जनसिंह सुनवाई के द्वारा, और श्रीमती तांडवी थी। ये श्रीमती तांडवी और इंदिरा जी दोनों लोग क्या थी, इनके दो बच्चे थे जिसमें कई केस आते हैं 2012 से लेकर के, उनकी हत्या हो जाती है और वो हत्या का कारण बताया जाता है इनसे जातिगत भेदभाव। मतलब इनके साथ में ये दलित पिछड़े वर्गों से आते हैं, इनके साथ जातिगत भेदभाव किया गया, इस कारण इनकी मृत्यु हुई है, सुसाइड की है, ठीक है। और इनमें से जैसे आपने सुना होगा बहुत ट्रेंडिंग में एक रोहित बेमन करके बात आपका रहता है, एक पल्लवी थी और एक आपकी थी आपकी दर्शन, ठीक है, दर्शन सोलंकी, इनका भी केस रहता और पायल तांडवी का, पायल तांडवी, दर्शन सोलंकी और आपका रोहित बेमुल, ये सब जो बच्चे हैं जो इन्हें क्या होगा, जातिगत भेदभाव के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी माताएं, मतलब इनकी माएं क्या करती हैं, जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं अपने बच्चों के लिए न्याय के लिए कि इनको जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा जिस कारण से इनकी मृत्यु हुई है। अतः सुप्रीम कोर्ट एक गाइडेंस जस्टिस जारी करता है और ये तारीख आती है आपको 15 सितंबर 2025, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 15 सितंबर 2025 को क्या कहता है कि यूजीसी से कहता है, किससे कहता है, यूजीसी से कहता है, अर्थात इस कमेटी से कहता है कि आपने 2012 रहा था उसमें जो बातें कही गई थी कि आपका दलित पिछड़े वर्गों के जो लोग लड़के आते हैं उनके साथ जातिगत भेदभाव ना हो, उसको कम किया जाए, आपने कम नहीं किया, इस कारण इन लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ये सुप्रीम कोर्ट कहता क्यों है, क्योंकि ये रिपोर्ट निकलवाता है और एक रिपोर्ट आती है यूजीसी की, खुद ही रिपोर्ट आती है, यूजीसी की रिपोर्ट थी 2018-19 से लेकर 2023-24, ये रिपोर्ट आती है। 2018-19 और 23-24 की रिपोर्ट क्या बताती है, यूजीसी रिपोर्ट आपकी रहती है,
ठीक है, ये बताती है कि जो अभी मामले हैं उच्च विद्यालयों में, उन मामलों में क्या किया गया है, लगभग 118% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो आपके यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, महिला, दिव्यांग और ओबीसी के छात्रों के साथ में घटनाएं इतनी % बढ़ गई हैं, ये स्वयं यूजीसी खुद ही एक्सेप्ट करता, अपनी रिपोर्ट निकालता है कि इतने मामले उनके साथ बढ़े हैं। ठीक है, विश्वविद्यालयों में इतने मामले बढ़े हैं, ये वो रिपोर्ट जारी करता। तब इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट देखता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं, जबकि 2012 की गाइडेंस में कहा गया कि आप इनका संरक्षण करोगे या इनको देखोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करता है, ऑर्डर करता है कि यूजीसी से कि एक नया आप क्या करो, तुरंत एक नया विधान बनाओ जिससे ये जो रेट बढ़ रहा है क्राइम का इन लोगों के साथ वो कम हो। इसी को देखते हुए नया जो आपका है, आपने देखा है कि 13 जनवरी और 2026 को यूजीसी एक नया क्या लाती है, अपनी एक नई रिपोर्ट लाती है जिसमें 6 पन्नों की रिपोर्ट है, और उसको मैंने अच्छे से अध्ययन किया है। बाकी सोशल मीडिया पे तो सभी अध्ययन कर रहे हैं और सभी लोग बाकी अपने अपने तर्क निकाल रहे हैं, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूं जो एक सच भी है, और सरकार ने जो उसकी अनुमति इसलिए दी क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है और ऐसी की इस कानून की जरूरत भी थी, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि 13 जनवरी को कानून आता है यूजीसी 2026, और यूजीसी 2026 की मुख्य बातें क्या रही हैं, तो उसमें सबसे पहले आप देखना कि जो आपका जिसपे आप लोग कह रहे हैं कि पैरा नंबर 2, ठीक है, कमेंट्स में आपका देख रहे हो कि कई लोग अभी कमेंट्स करेंगे, मुझे भी करेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे। ठीक है, तो इस पे कमेंट्स करने से पहले आप लोग अच्छे से पढ़ना। जिसको कोई समस्या हो तो मैं उस रिपोर्ट को शेयर कर दूंगा, तो उसको आप पढ़ सकते हो। उसमें पैरा नंबर 2 में स्पष्ट लिखा है कि ये जो आपका बनाया हुआ नियम है ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सिर्फ उसलिए है कि उच्च विद्यालयों में जो क्राइम हो रहा है दलित, पिछड़े और महिला और आदिवासी या आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके खिलाफ हो रहा है, तो उनकी क्या है संरक्षण, यानी कि उनके लिए आप क्या करेंगे, एक नए नियमों के तहत 2 कमेटियां बनाई जाएंगी। ठीक है, उसमें क्या बनाई जाएंगी, 2 कमेटियां, और उसमें किस किस के लिए बात की गई है, तो देखो सबसे पहले जो 13 जनवरी 2026 को आई है यूजीसी की नई पॉलिसी, उसमें कौन कौन शामिल है, नंबर 1 SC, ST, OBC और आपका दिव्यांग और साथ में ही EWS। ध्यान रखना, ये देखना उसमें स्पष्ट पैरा 2 में लिखा है EWS। अब आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, जो विरोध कर रहे होंगे कि भाई अगर EWS कौन है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ सामान्य वर्ग का बच्चा है, और वो उसमें क्या आर्थिक रूप से मतलब जिनकी इनकम 8 लाख से यदि कम है वो EWS बनवा सकता है, वो आपकी यही गाइडलाइंस है, और इसी के तहत नौकरियों में भी आरक्षण मिल रहा है। तो यही चीज की गई है कि वो भी तो इसमें शामिल है, लेकिन इसका तर्क क्या है, कुछ सामान्य वर्ग के लोग हैं जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, वो EWS ले नहीं सकते, इसलिए वो इसको सोशल मीडिया पर इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं, और इन सभी गरीब बच्चे जो हैं आपके, इनको बरगला रहे हैं ताकि ये आपस में लड़ें और ये बिल कैंसिल हो जाए। इसके बाद जिनकी यूनिवर्सिटियां हैं, जो खुद के अपने बच्चे रईस हैं, वो क्या करें, मनमानी करते रहें, इसलिए ये किया जा रहा है। बाकी जो हम लोग कुछ लोग हैं 90% लोग पढ़ते ही नहीं, सिर्फ ये देख लिया सामान्य है वर्ग से आ रहे, OBC से आ रहे, SC से आ रहे, बस इसको शेयर कर दो, इसको ये कर दो। लेकिन ये पता है ये सब करोगे तुमसे करवाया जाएगा, बंदूक तुम्हारे कंधे पे होगी, सीना तुम्हारा होगा। तो बेटा इसकी जानकारी आपको अच्छे से करना है, और इसमें देखना ये सभी शामिल है, पैरा नंबर 2 पढ़ना, उसमें सब लिखा है SC, ST, OBC, दिव्यांग और EWS, और आपकी महिलाएं, साथ में कौन, महिला। ठीक है, तो महिलाएं भी शामिल हैं, अर्थात इनके खिलाफ जो भी हो, महिला चाहे वो आपकी सामान्य की हो, चाहे OBC की हो, चाहे SC की हो, चाहे ST की हो, कोई भी महिला हो सकती है, इससे कोई मतलब महिला से अच्छा, दिव्यांग कोई भी हो सकता है, SC, ST, OBC, जनरल कोई भी दिव्यांग हो सकता है, उनके लिए भी है।
और ये आपकी EWS मतलब जो 8 लाख से कम वाले बच्चे हैं उनकी, क्योंकि वो बेचारे गरीब होते हैं, वो इतने हाई मतलब इतने बड़े एटीट्यूड में विद्यालयों में नहीं रह सकते। जितना पैसे वाला लड़का रहता है, बुलेट से घूमता है, पिस्टल लगा लेता है, उनके खिलाफ लाया गया बिल है, ठीक है। तो उनके खिलाफ है, लेकिन वो आगे किसको किए, गरीब जो बच्चे होंगे और इनको आपस में लड़ाएंगे, एक दूसरे का विरोधी बनाएंगे। जबकि जो पहले सरकार की नीतियों का पालन कर रहा था उसकी एक नीति इसको गलत, जबकि इसमें सरकार का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ये डायरेक्ट लाया कौन, यूजीसी ने लिख के दिया है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट खुद ही बताती है ऐसा ऐसा हुआ। अब इस रिपोर्ट के अनुसार क्या होना है इस पे थोड़ी चर्चा कर ली जाए। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, तो कहा गया है कि यूजीसी में 2 समितियां बनाई जाएंगी। इसमें एक होगी, नंबर 1 होगी समता समिति, समता समिति बोले क्या है, एक इसमें समता समिति का गठन किया जाएगा और दूसरी एक होगी समता हेल्पलाइन नंबर। 2 काम करेंगे, क्या होगी, समता, ठीक है, समता हेल्पलाइन नंबर सुविधा। देखो बेटा इसको अच्छे से समझना कि इस यूजीसी में क्या शामिल कर दिया गया जो 2012 वाली में नहीं था। एक तो आपका समता समिति जो है, समता समिति बनाने की बात की गई है और समता समिति पहले भी बनती थी लेकिन इसमें कुछ बदलाव है। समता समिति का अध्यक्ष क्या होगा, इसमें एक अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष कौन होगा, जो उस केंद्रीय विद्यालय या विद्यालय जो आपका उच्च विद्यालय होगा उसका प्रमुख होगा, वही इसका अध्यक्ष बनेगा। और प्रमुख आपको पता होता कौन है, चांसलर, ध्यान रखना। तो इसका अध्यक्ष, इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, चांसलर होता है। तो हम देख सकते हैं इसको वाइस चांसलर भी कह देते हैं, हम क्या बोलते हैं, अर्थात वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर इसका अध्यक्ष बन जाएगा। साथ में ही बोले क्या है, बोले इसमें 4 जो है यानी कि प्रोफेसर शामिल किए जाएंगे उस कॉलेज के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या है, कॉलेज प्रोफेसर, अर्थात कह सकते हैं हम विद्यालय के जो होंगे आपके विद्यालय प्रोफेसर, ठीक है। विद्यालय प्रोफेसर कितने होंगे, 4 शामिल होंगे। साथ में ही इस कमेटी में और कौन शामिल होगा, साथ में कहा गया उसके उसी विद्यालय के 2 कर्मचारी भी होंगे, ठीक है। कर्मचारी कौन, या तो क्लर्क हो सकते हैं या फिर प्यून हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो मतलब शिक्षक ना हो के अन्य जो कर्मचारी होते हैं उनमें से 2 लोग शामिल होंगे। साथ में कहा गया है इसी के साथ में कि जो वहां के लोकल के प्रतिनिधि होंगे उनमें से जो है आपके लोकल के प्रतिनिधि भी इसमें 2 लिए जाएंगे, ठीक है। और 2 छात्रों को लिया जाएगा, कोई भी मतलब जैसे यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं उनमें से यूनियन में से 2 छात्र लिए जाएंगे। और छात्र कैसे, जो सोशल एक्टिव होंगे, सोशल एक्टिव होंगे मतलब सामाजिक कार्यों में कार्य कर रहे हैं या किसी में, उनको भी शामिल किए जाएंगे। और वहां के जो लोकल होंगे 2 लोग वो शामिल होंगे, अर्थात जो किसी व्यापार में अच्छा सा काम कर रहे होंगे तो उनको 2 व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। साथ में क्या किया जाएगा, इसमें एक शर्त रख दी गई है कि इसमें SC, ST, OBC, ठीक है, इनके बच्चों मतलब यानी कि इनमें से कोई व्यक्ति एक होना चाहिए। बस समस्या यहीं से आ रही कि इस कमेटी में इनमें से एक व्यक्ति होना चाहिए, ये समस्या है। अब समस्या क्या है, इसका भी सॉल्यूशन है। आप इस समय वर्तमान में बात करेंगे कि ये जो समितियां बनी है, ये रिपोर्ट है किस पर लागू होगी, ये भी बात की गई है। तो ये बताया गया है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नीचे की संस्था होगी उन पर ये लागू होगी। इसकी ऊंची जो संस्थाएं उन पर लागू नहीं होगी। मतलब जैसे कि IIT है, IIM है, ये क्या है, ये विश्वविद्यालय आयोग के ऊपर की संस्थाएं हैं, इन पर ये लागू नहीं होगी। अब बात करते हैं हम कि ये अध्यक्ष वाइस चांसलर, आपको इतना थोड़ा सा जानकारी दे दें कि अध्यक्ष की बात करें वाइस चांसलर की, तो वाइस चांसलर इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी भारत में कितनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया में इस समय 45 है। कितनी है, भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, 45। इन विश्वविद्यालय में चांसलर होंगे, वाइस चांसलर होंगे। और वाइस चांसलर जो देखे जाए तो वर्तमान में इनमें वाइस चांसलर कौन कौन है ये भी शामिल करना है। तो इन 45 में से एक SC वाइस चांसलर है पूरे भारत में, ध्यान रखना, एक ST वाइस चांसलर है और इनमें से 5 OBC के जो हैं वाइस चांसलर हैं।
शेष अब 7 लोगों को घटा दीजिए, शेष कितने बचे? 38। जो वाइस चांसलर हैं वो सभी सामान्य वर्ग से हैं। अब इस कमेटी का अध्यक्ष कौन बन रहा है? वाइस चांसलर। तो आप ये बताइए कैसे सामान्य वर्ग के बच्चों का शोषण हो सकता है जहां खुद अध्यक्ष ही क्या होगा? सामान्य वर्ग का होगा। क्या ये संभव है कि शोषण हो जाए? अध्यक्ष तो मेन होता है किसी कमेटी का, तो उसमें क्या संभव है? तो ये आपके 38 वाइस चांसलर खुद ही बने बैठे हुए। क्यों? अच्छा, अब इसका मेन मुद्दा हम बताते हैं क्या है। मेन मुद्दा ये है कि यदि अभी आपने कुछ वैकेंसियों को देखा होगा, जो यूनिवर्सिटियों में वैकेंसी आती हैं उसमें कुछ सीटें खाली चली जाती हैं, और जो खाली सीटें जाती हैं बाद में वो हट करके कैटेगरी वाली को किसमें शामिल कर दी जाती हैं? वो सामान्य वर्ग में शामिल कर दी जाती है। उसमें कोई भी फिर किसी भी राज्य का किसी भी जगह से कोई भी फॉर्म डालेगा, सामान्य वर्ग में आके वो ज्वाइन करता है। क्यों खाली चली जाती है? क्योंकि इसमें जो है अर्थात SC, ST, OBC, EWS पहुंच नहीं पा रहा है उसमें, और पहुंच नहीं पाता, ऐसी कंडीशन रहती है तो वो पद खाली चले जाते हैं। अब पहुंच क्यों नहीं पाता? कारण उसके कई हैं, या हो सकता है कि वहां पहुंचने से पहले जो उन पर बैठे पदों पर लोग हैं वो पहुंचाना नहीं चाहते इन वर्गों के बच्चों को, कि हमारे बच्चों के साथ कंपटीशन ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए वो पहुंचते नहीं। बाद में यही आपने देखा UGC की सीटें खाली हो जाती हैं। अभी PG की फिर आपने देखा है माइनस में जा रहा है रिजल्ट। क्यों हो रहा है? PG में तो हो रहा है भाई, MBBS के बाद MS करता PG कर रहा है लड़का, माइनस में रिजल्ट क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां तक ये बच्चे पहुंच ही नहीं पाते, कहीं ना कहीं पहुंच ही तो कम है। और हमारा संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है? कहने कि हम लिंग, मूल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। फिर यूनिवर्सिटियों में लड़के आरोप लगाते हैं कि भेदभाव हो रहा है, उनके साथ उन्हें गाली सूचक मतलब जाति सूचक गालियां दी जा रही। इसका विरोध होता है तो उसके लिए कमेटी जांच करेगी, और जांच के बाद दोषी पाए जाने पर उसे दंडात्मक कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा निष्कासित किया जाएगा बच्चा। इतने से ज्यादा और क्या होता है? यूनिवर्सिटियों में और कुछ तो होता नहीं। किसी को तुमने गाली दे दी तो क्या होगा? बस इतने से ज्यादा। कोई इतना बड़ा कानून नहीं ला दिया कि उसे आजीवन कारावास हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है इस रिपोर्ट में। ठीक, तो ये पूरा कहानी इसमें रही है। अच्छा, दूसरा काम इन्होंने एक काम और किया, समता आपकी हेल्पलाइन सुविधा भी बनाने की बात कर दी इस बार, जो आपका 13 जनवरी को आया अधिनियम। और इसमें कहा गया जो हेल्पलाइन पहले भी कहा गया था 12 में, लेकिन उस समय कोई सुविधा नहीं थी कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फोन लगा लो। इसमें कर दिया गया कि आप बाय फोन, बाय लेटर, ऑनलाइन या एप्लीकेशन किसी माध्यम से आप क्या करोगे, अगर आपके साथ शोषण किया जाता है, कैसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, है ना, कोई भी SC, ST, OBC, WS का बच्चा है तो वो आप क्या करोगे? हेल्पलाइन से या तो ऑनलाइन ईमेल से कर दोगे या फोन करके उसको आप जानकारी आयोग उसके जो कमेटी होगी उस तक पहुंचाना होगा। और इसके बाद जांच बैठेगी, आपका नाम नहीं खोला जाएगा, ये बता दिया। क्योंकि ये सभी जानते हैं अगर उसका नाम सामने आ गया तो क्या होगा? उस बच्चे को कोई जिंदा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना। तो ये काम इसमें और किया है कि समता हेल्पलाइन सुविधा को जारी कर दिया गया है। तो ये मतलब इसके मूल तत्व निकल के तो यही आते हैं। अब इसमें कुछ समस्याएं ये है कि कुछ लोग पढ़े नहीं है, कुछ भी लगा के रखे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखा गया अगर मान लो इस कमेटी में विश्वविद्यालय आयोग है, इसमें अगर मान लो पहले 2012 में ऐसा कुछ हुआ होता तो हो सकता है जो बच्चे मारे गए जिनकी माएँ सुप्रीम कोर्ट गई हैं वो नहीं जाती। कहीं ना कहीं इसमें कमी तो है, तो इसमें कमी भी है और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। अब जो जिसको लग रहा है कि अगर कोई हम पक्षपात में बोल रहे हैं या सर जी पक्षपात में बोल रहे हैं, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं बेटा। एक बार रिपोर्ट आप लोग भी, मेरे पास है, पूरे 6 पन्ने की रिपोर्ट है, मैं सभी को भेज दूंगा, उसको पढ़ना। कहीं ऐसा कहा गया कि मतलब ये उसके विरोध में है, अगर ऐसा निकल के आता तो मुझे बताना, मैं भी अध्ययन करूंगा और भी ज्यादा। मुझे अभी तक तो मैंने जो पढ़ा है, देखा है और सोचा उसमें वो सारी चीजें मुझे सही लगी। और मैं उन सभी से और आप लोगों से भी कहूंगा कि जो भी आपको वर्ग ला रहा है इसके नाम पर, तो उससे पहले कहिए उस रिपोर्ट का अध्ययन कर लो, फिर मेरे पास पोस्ट को भेजिए, ठीक है। और आप पहले करके बैठो कि उसमें कहीं किसी को भी, हाँ मैं इतना कहूंगा तो उसमें एक चीज पर लगाम लगाई गई है, जो अभी तक जिन बच्चों का शोषण होता था, गालियां मिलती थी, अब उनका शोषण
मतलब इससे कुछ कम होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी आदत पड़ जाती है ना किसी का शोषण करने की, उसकी आदत जल्दी जाती नहीं, तो वो नहीं चाहता है कि हम इसे गाली दें फिर हम पे ही कार्रवाई हो जाए। उसकी आदत में तो है ही गाली देना, वो गाली बक देगा, इसके खिलाफ वो होगा। कुछ लोग इसको कहेंगे कि भाई इसका मिसयूज भी हो सकता है कि हमने गाली नहीं दी, सामने वाला कह दे इन्होंने गाली दी और वहां जाके डायरेक्ट हेल्पलाइन कर दें। तो इतना मैं जरूर कहूंगा कि आपको आवाज ही उठाना है तो इतना आवाज उठाइए कि यदि आप कोई भी कानून जैसे बना है तो अच्छाई के लिए ही बनाया जाता है, चाहे SC ST कानून हो, चाहे महिला के लिए कानून हो, कोई भी कानून। अब उसका दुरुपयोग होता है तो इसके लिए सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आए कि दुरुपयोग करने से लोग बचें। बस इतना उसमें संशोधन करके जोड़ दीजिए, बाकी इतना हुआ करने की जरूरत नहीं है। ना ही देखो कुछ लोग BJP को गालियां दे रहे हैं, कोई उसको, इतना स्पष्ट है इसमें किसी सरकार का रोल नहीं है, इसमें रोल मुख्य है UGC का है, सुप्रीम कोर्ट का है। समझ रहे? तो ये है। बाकी सभी से कहूंगा, और जो हमारे विद्यार्थी हैं जैसे माना जो EWS का लाभ ले रहे हैं, भगवान की कृपा से अच्छा रहा है, सरकार की भी कृपा रही, BJP की कृपा रही, तब सभी ने तालियां बजाई। हो सकता है BJP की सरकार ये चाहती है कि इन पर शोषण भी ना हो, तो ये भी अच्छी पॉलिसी है भाई, सभी लोग एक दूसरे का समर्थन करो। कुछ गलतियां हैं उसमें संशोधन दो, एकदम हल्ला मचाने से और उसमें कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो यही मैं समझाना चाहता था। बाकी आप लोग सब खुद ही इसका अध्ययन करिए, मैं आपको और भेज दूंगा। ओके, ठीक, थैंक यू, जय हिंद।